गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मार्केंशिया के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में या जनन के बारे में। तो मार्केंशिया जो होता है वो दोनों तरह से उसके अंदर जनन होता है, वेजिटेटिव या अलैंगिक जनन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। तो वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मार्केंशिया के अंदर निम्न तरीक़ों से होता है। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, तो जैसे नाम बता रहा है थैलस का कोई भी पार्ट जो इसके कोई भी पार्ट इसके थैलस का अगर सड़ गल जाता है और ड्यू टू डेथ एंड डीके, सड़ने गलने के कारण जो पुराने पार्ट्स हो जाते हैं थैलस के वो सड़ गल जाते हैं। तो जब ये सड़ने का सड़न वाला पोर्शन उसके एपिकल पोर्शन के एपिकल टिप तक पहुंचता है। नाउ इसके थैलस के हमने पढ़ा अपेक्स के पास में ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, एपिकल ब्रांचेस होती हैं। तो क्या होता है कि जब ये पोर्शन सड़ने वाला पोर्शन उसकी ब्रांच तक पहुंच जाता है तो बाकी का जो सड़ा हुआ थैलस का पार्ट होता है वो तो अलग हो जाता है एंड जो एपिकल ब्रांचेस होती हैं वो अलग हो जाती हैं और वो ब्रांचेस फिर डिवाइड करके एक नए थैलस का निर्माण करती है। दूसरा तरीका है बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। कभी कभी ऐसा होता है कि थैलस के अंदर उसकी वेंट्रल सरफेस के ऊपर या रेयरली कभी कभी आर्किगोनियोफोर्स, आर्किगोनियो जो इसके फीमेल मादा जननांग होते हैं उनके ऊपर छोटी छोटी ब्रांचेस निकल जाती है और ये ब्रांचेस फिर इन ब्रांचेस को कहते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस और ये ब्रांचेस पेरेंट थैलस से अलग होकर के नए प्लांट का निर्माण करती हैं। तीसरा तरीका जो इसके रिप्रोडक्शन का है दैट इज़ बाय गैमा फॉर्मेशन। गैमा क्या होता है कि छोटे छोटे बाइकॉन्वेक्स डिस्कॉइड बॉडीज़ होती हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर होती हैं और ये एक कप के अंदर दे आर इंसर्टेड वर्टिकली, खड़ी हुई किसी एक कप जैसी संरचना के अंदर स्टॉक के द्वारा, एक कोशिकीय स्टॉक के द्वारा एक कप जैसी संरचना के अंदर खड़ी हुई हमें दिखाई देती है। ऐसी संरचनाओं को हम बोलते हैं गैमा। और गैमा कप्स जो होते हैं इनकी अगर हम मार्जिन देखें पूरे कप जैसे होते हैं और इनकी जो मार्जिन होती है गैमा कप्स की, ये इनकी मार्जिन जो होती है फ्रिंज्ड होती है। फ्रिंज मतलब वेवी होती है और करीबन 1/8 ऑफ एन इंच इन डायमीटर, मतलब करीबन 5 से 8 सेंटीमीटर जितना ये गैमा कप की साइज़ होती है। ठीक है। अब ये जो गैमा कप्स होते हैं ईच गैमा और ये जो हर एक गैमा की अगर हम ये ऐसे कप लाइक संरचना होती है एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द, ये जो संरचनाएं होती है डोर्सल थैलस के डोर्सल साइड के ऊपर पाई जाती हैं, मिड रिब के ऊपर। ठीक है। हर गैमा का अगर हम सिंगल गैमा की संरचना देखें तो गैमा के अंदर आप ये देखो इसके अंदर एक नोच होती है हर गैमा के अंदर और ये जो नोच होती है प्लस इसके अपेक्स के ऊपर ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, एपिकल सेल्स होती हैं। सेल्स इसके अंदर अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ऑयल ड्रॉपलेट्स भी इसके गैमा के अंदर पाई जाती हैं। सेल जो इसकी जो स्टॉक होती है वो स्टॉक तो अंदर की तरफ धसी हुई होती है इसके कप के अंदर एंड बाकी ऊपर वाला पोर्शन इसका अलग से हमें दिखाई देता है गैमा का। नाउ ये जो गैमा होते हैं ये इसके गैमा क्या होते हैं, इस गैमा के जो इसकी जो सेल्स होते हैं उनके अंदर अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ऑयल बॉडीज़ पाई जाती है और कुछ जो कलरलेस इसकी सुपरफिशियल सेल्स होती हैं वो सराउंडिंग सेल से साइज़ में बड़ी होती है। उनके अंदर डेंस ग्रेनुलर प्रोटोप्लाज्म होता है और उन कोशिकाओं को बोलते हैं राइजोइडल सेल्स। ये जो राइजोइडल सेल्स होती हैं ये गैमा के लोअर सरफेस से, नीचे वाली सतह से निकलती हैं एंड ये राइजोइड्स का दीज सेल्स ऑन द लोअर फेस ऑफ गैमा, ये गैमा के नीचे वाली सतह पर राइजोइड्स का निर्माण करती हैं। प्लस गैमा के क्या होता है कि कुछ गैमा के ऊपर जो इसका क्लब शेप जो होता है, ये जो गैमा होते हैं प्लस इन गैमा के ऊपर क्या होता है कि कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं और ये जो हेयर्स होते हैं वो म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं। म्यूसिलेज क्या होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और फूल जाता है। तो जब ये हेयर्स पानी को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये फूल जाएंगे। फूलने से क्या होएगा, वो गैमा डिटैच हो जाता है, गैमा कप से अलग हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और जैसे ही गैमा
किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पर गिरता है तो ये गैमा वहाँ पर गिर के और नया प्लांट का डिवाइड करके और नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से गैमा के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मार्केंशिया के अंदर। नाउ जनरली ऐसा देखा गया है कि जो गैमा मेल थैलस के ऊपर डेवलप होते हैं, मेल जनरली तो क्या होता है, इसका प्लांट मोनोशियस ही होता है, मतलब दोनों मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन अगर मेल थैलस के ऊपर मेला तो गैमा पाए जा रहे हैं तो वो जनरली मेल प्लांट्स का ही निर्माण करते हैं, और अगर फीमेल थैलस के ऊपर पाए जा रहे हैं तो वो जनरली ज़्यादा फीमेल प्लांट्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया के अंदर लैंगिक जनन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मार्केंशिया के अंदर होता है वो स्पेशल मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स को बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर एंड फीमेल को बोलते हैं आर्किगोनियोफोर। और ये दोनों मेल एंड फीमेल ब्रांचेस एक ही प्लांट के ऊपर पाई जा सकती हैं। ये देखो स्ट्रक्चर के अंदर, अगर वो एक ही प्लांट के ऊपर पाई जा रही है तो प्लांट कहलाता है मोनोशियस, और अगर अलग अलग प्लांट या अलग अलग थैलाई के ऊपर पाए जा रहे हैं तो प्लांट कहलाता है डायोशियस। ऐसे छतरी नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियोफोर या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का आंतरिक संरचना। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर इसके अंदर जो एक, अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी जो वेंट्रल साइड होती है, इसके एंथ्रीडियोफोर की वेंट्रल साइड के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल लंबाई के अंदर स्केल और राइजॉइड्स लंबाई के अंदर उनकी रोज पाई जाती है। दीज ग्रूव्स, ये ग्रूव के अंदर स्केल्स और राइजॉइड्स पाए जाते हैं और ये स्टॉक की पूरी लंबाई के अंदर पाए जाते हैं। और डोर्सल साइड के अंदर इसके 8 चैम्बर्स पाए जाते हैं इसकी स्टॉक के ऊपर। ये देखो ये स्ट्रक्चर इसका एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर का। ये देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल थैलस बियरिंग एंथ्रीडियोफोर, फीमेल थैलस बियरिंग आर्की, और ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गैमेटोफोर। उसके ऊपर ये दिखा रहा है कि कैसे इसके अंदर 8 चैम्बर्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, नाउ अब हम एंथ्रीडियोफोर, सिंगल एंथ्रीडियोफोर की आंतरिक संरचना देखें। तो एंथ्रीडियोफोर जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ, इसकी 1 से 3 सेंटीमीटर लंबी स्टॉक होती है जो, और उसके ऊपर एक लोब डिस्क होती है एट द अपेक्स। ये डिस्क इट इज़ जनरली 8 लोब्ड इन मार्केंशिया। ये जनरली 8 लोब्ड होती है, लेकिन मार्केंशिया जेमिनेटा के अंदर ये 4 लोब डिस्क होती है। और ये डिस्क इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ क्रिएटेड डाइकोटमीज के कारण ये डिस्क, मतलब ये इसके अंदर ऐसे डिसेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स इसकी डिस्क के अंदर पाए जाते हैं। नाउ इसका अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं, एंथ्रीडियोफोर की डिस्क का लंबवत सेक्शन काट के हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसकी डिस्क के अंदर 8 चैम्बर्स पाए जाते हैं ऑल्टरनेटिंग विद एंथ्रीडियल कैविटी, फिर 8 चैम्बर, फिर एंथ्रीडियल कैविटी। एंड ये 8 चैम्बर्स जो होते हैं वो करीबन ट्रायंगुलर होते हैं, तिकोने होते हैं शेप के अंदर, और ये बाहर की तरफ एक पोर से खुलते हैं, एक छिद्र से खुलते हैं जिसको बोलते हैं ऊस्टियो। एंथ्रीडिया जो होते हैं वो एक्रोपीटल सक्सेशन के अंदर अराइज होते हैं, मतलब एक्रोपीटल सक्सेशन में इनका निर्माण होता है। मतलब कि जो सबसे पहले जो एंथ्रीडिया बनता है वो तो थैलस के बीच के अंदर पाया जाता है, और जो यंगेस्ट एंथ्रीडिया जो बनते हैं वो मार्जिन के ऊपर पाए जाते हैं, मतलब जो बाद में बनते हैं वो मार्जिन के ऊपर पाए जाते हैं। नाउ मैच्योर एंथ्रीडियम की अगर हम संरचना देखें तो एक एंथ्रीडियम जो होता है वो ग्लोबुलर, मतलब गोलाकार होता है शेप के अंदर, और ये 2 भागों के अंदर विभाजित होता है, स्टॉक और बॉडी। स्टॉक जो होती है वो छोटी होती है, मल्टी बहुकोशिकीय होती है, एंड ये बेस ऑफ एंथ्रीडियल चैम्बर के बेस के ऊपर ये लगी हुई होती है या उसके धरातल पर लगी हुई होती है। इस एंथ्रीडियल कैविटी के चारों ओर एक सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट पाई जाती है जिसके अंदर की एंड्रोसाइट मदर सेल्स पाई जाती है, और हर एक एंड्रोसाइट मदर सेल जो होती है वो मेटामॉर्फोस होकर एक सिंगल एंथ्रेजॉइड का निर्माण करती हैं। सिंगल एंथ्रेजॉइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इट इज़ माइन्यूट, छोटा सा बिल्कुल रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसके ऊपर 2 फ्लैजिला लगे हुए होते हैं। ठीक है, नाउ डेवलपमेंट ऑफ
एंथ्रीडियम। ये देखो इसके अंदर ये 2 फ्लैजिला लगे हुए होते हैं इसके स्टॉक के ऊपर, ये इस तरह से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर 2 फ्लैजिला लगे हुए होते हैं, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम का जो डेवलपमेंट होता है वो एक सिंगल सुपरफिशियल सेल के द्वारा होता है, और ये सुपरफिशियल सेल जो है वो थैलस के डॉर्सल साइड के ऊपर पाई जाती है। डॉर्सल सरफेस ऑफ डिस्क के डॉर्सल जो डिस्क होती है एंथ्रीडियोफोर की, उस डिस्क के डॉर्सल सरफेस पे पाई जाती है, करीबन 2 से 3 सेल्स बिहाइंड द ग्रोइंग पॉइंट। इस सेल को बोलते हैं, जिससे एंथ्रीडियम बनता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। तो जब एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होना होता है तो क्या होता है, एंथ्रीडियल इनिशियल जो सेल होती है वो सबसे पहले साइज़ के अंदर बड़ी हो जाती है, फिर इसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और ट्रांसवर्स डिवीजन होके क्या होएगा, 2 कोशिकाएं बनेगी, एक ऊपर और एक नीचे। जो नीचे वाली होती है उसको कहते हैं बेसल सेल, ऊपर वाली को कहते हैं अपर सेल। नाउ जो बेसल सेल होती है वो थैलस की टिश्यू के अंदर धंसी हुई होती है, और इसका जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो एम्बेडेड पोर्शन के वो थैलस के वो धसे हुए उधर ही होता है, एंड ये एंथ्रीडियल स्टॉक का धसा हुआ पोर्शन जो है उसका निर्माण करने के अंदर मदद करती है। आउटर सेल जो होती है, बाह्य कोशिका जो होती है वो डिवाइड करती है, डिवाइड करके एक 4 सेल डिवाइड्स टू फॉर्म फिलामेंट ऑफ 4 सेल्स, 4 कोशिका का फिलामेंट बनाती है। ऊपर वाली जो 2 सेल्स होती है वो तो अपर 2 सेल्स ऑफ द 4 सेल फिलामेंट, इनको बोलते हैं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स, और नीचे वाली जो 2 सेल्स होती है फिलामेंट की उनको बोलते हैं प्राइमरी स्टॉक सेल्स, ठीक है। नाउ प्राइमरी स्टॉक सेल्स जो होती है वो तो जैसा नाम बता रहा है वैसे एंथ्रीडिया की स्टॉक का निर्माण करती है, और प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स जो होती हैं वो फिर से डिवाइड करती है बाय 2 सक्सेसिव वर्टिकल डिविजन्स। 2 वर्टिकल डिविजन्स एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं, और इस तरह से 2 टायर्स बन जाते हैं 4 कोशिकाओं के ईच। हर एक टायर के अंदर 4 कोशिकाएं, इस तरह से 2 टायर बन जाते हैं। फिर ये जो टायर बनते हैं, इस टायर की चारों सेल्स के टायर के जो इनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, और पेरिक्लाइनल डिवीजन से क्या होएगा, 8 आउटर सेल्स बन जाती हैं। हर एक 4 टायर की जो 2 टायर की जो 4-4 सेल्स होती हैं, उन हर एक सेल के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होएगा। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से क्या होएगा, एक सेल 2 में डिवाइड हुई, तो बाहर वाली जो आउटर 8 सेल्स होती है वो स्टेराइल जैकेट इनिशियल्स का निर्माण करती हैं, और अंदर वाली जो 8 सेल्स बनती हैं वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स का निर्माण करती हैं। नव जो जैकेट इनिशियल्स होती हैं वो फिर से डिवाइड करती है बाय सेवरल एंटिक्लाइनल डिविजन्स, कई इसमें एंटिक्लाइनल डिविजन्स होते हैं, और डिवाइड करके ये एक पूरी एंथ्रीडियल स्टेराइल एंथ्रीडियल जैकेट का निर्माण कर देती हैं। फिर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती है बाय रिपीटेड ट्रांसफर्स, और वर्टिकल डिविजन्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं, और इसके कारण अ मास ऑफ लार्ज नंबर ऑफ छोटी छोटी सेल्स बन जाती है जिनको एंड्रोगोनियल सेल्स कहते हैं, या एंड्रोसाइट मदर सेल्स भी इनको कहते हैं। हर एक एंड्रोसाइट मदर सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, और ये माइटोटिकली डिवाइड करके 2 ट्रायंगुलर सेल्स बनाती है जिनको बोलते हैं एंड्रोसाइट। ईच एंड्रोसाइट जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस इनटू एन एंथ्रेजॉइड। नाउ ये जो प्रोसेस होता है एंड्रोसाइट मदर सेल का एंथ्रेजॉइड के अंदर मेटामॉर्फोसिस का, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ये 2 फेजेस में या 2 भागों के अंदर पूरा होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्लिफेरोप्लास्ट एंड एलोंगेशन ऑफ एंड्रोसाइट न्यूक्लियस। पहला डेवलपमेंट ऑफ ब्लिफेरोप्लास्ट। नाउ इसके अंदर क्या होता है, जो ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट होता है उसके अंदर एक ब्लिफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल अपीयर होता है इन वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स। जो तिकोने एक्यूट एंगल्स होते हैं वो मतलब कि तिकोन के टिप्स पर, कहीं पर किसी भी तिकोन के ट्रायंगल के किसी भी टिप के किसी भी एंगल पर एक ब्लिफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल अपीयर होता है, और ये ब्लिफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल जो होता है ये इलोंगेट होता है, एंड ये इमर्जेस आउट, ये बाहर की तरफ फ्लैजिला के रूप में निकलता है। फिर एंड्रोसाइट जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस ये भी लंबा होता है, ये एक स्पाइन लाइक
द स्पाइनल एपरेटस एक्ट्स एज साइटोस्केलेटन फॉर द elongation of nucleus, और स्प्लाइन एपरेटस इज मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर विच कंप्राइजेस ऑफ ट्रिब्यूल। फिर क्या, आफ्टर इलोंगेशन द न्यू, इसके ब्लिफेरोप्लास्ट के इलोंगेशन के बाद में न्यूक्लियस भी इलोंगेट होता है, और न्यूक्लियस के इलोंगेट होके इस तरह से मैं एक एंड्रोसाइट इलोंगेटेड एंड्रोसाइट दिखाई देता है, जिसके अंदर इलोंगेटेड न्यूक्लियस भी होता है, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंशिया। कल हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंशिया के बारे में।